हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के पीछे की खबर और वो चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं जो आपको आम तौर पर कहीं दूसरे माध्यम से, दूसरे मीडिया से नहीं मिलती। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक बहुत ही दिल दहलाने वाला वाकया हुआ है। एक बाप और एक बेटे को पुलिस ने अपनी कस्टडी में सिर्फ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर मार दिया। इसके अलावा लॉकडाउन में पूरे देश में जिस तरह से पुलिस की बर्बरियत की बहुत सी वीडियो सामने आई हैं, वो सब आपको याद होंगी। ये बहुत ही गैर मामूली वाकयात हैं। एक तरफ अगर किसी की जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें हमदर्दी शामिल होती है। सरकार ने लॉकडाउन लोगों की जान बचाने के लिए लगाया था, ना कि पुलिस के डंडों से मर जाने के लिए लोगों को घरों में रोका था। तो ये बिल्कुल गैर मामूली सूरत-ए-हाल है। इसमें पुलिस ने कोई अवाम के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई। बहुत से वाकयात हैं जो आप अब तक वीडियोज़ देख चुके होंगे। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं वदूद साजिद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपसे बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनका एक यूट्यूब चैनल है, VNI व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल। उसका लिंक हम आपको यहाँ कमेंट्स में पिन कर रहे हैं, उस पर आप जाकर के उनकी वीडियोस देख सकते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो तमिलनाडु में वाकया हुआ, वो उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें जितनी बर्बरियत नजर आ रही है वो बहुत ही गैर मामूली है और तमिलनाडु में इस किस्म के वाकयात कम सुनने में आते हैं। ये आखिर क्या हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपने सही कहा, तमिलनाडु में आमतौर पर ऐसे वाकयात होते नहीं हैं और वहाँ इस तरह की मतलब पुलिस की भी वहाँ तारीफ की जाती है कि पुलिस में भी ऐसे लोग नहीं हैं और आवाम में भी इस तरह की वहाँ जहनियत नहीं पाई जाती है। लेकिन ये एक वाकया हो गया है। इसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक तसलसल के लिए दर्शकों के लिए एक वाकया ये तसलसल के साथ दोबारा ज़रा बता देता हूँ। चेन्नई से 700 किलोमीटर दूर एक जगह है थूथुकुडी, वहाँ एक पुलिस स्टेशन है, साथनकुलम पुलिस स्टेशन। 22 जून को जब वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है। चूंकि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, तो वहाँ 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो 22 जून को पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर पी जयराज नाम के एक ऑटो ड्राइवर को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पकड़ा और पुलिस स्टेशन लाकर उसकी बहुत मार पिटाई की। जब उसके बेटे को पता चला तो वो भी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, उनका बेटा अपने बाप को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आया। बेटे का नाम है बेनिक्स। आमतौर पर ऐसे नामों से अंदाजा नहीं होता कि ये कौन लोग हैं, किस बिरादरी, जात या फिरके के हैं। लेकिन तमिलनाडु में चूंकि ईसाई और मुसलमान भी हैं थोड़ी थोड़ी तादाद में, तो ऐसे नाम वहाँ ईसाइयों के भी होते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो 22 जून को जो ये वाक़या हुआ, जहां बाप और बेटे दोनों की पिटाई हुई, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा, अगले रोज हॉस्पिटल में जाकर उनकी मौत हो गई। इस पर पूरे स्टेट में, तमिलनाडु में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। वहां की हाई कोर्ट ने सो मोटू कॉग्निजेंस लिया और मजिस्ट्रेट की निगरानी में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक कमेटी कायम कर दी और उससे कहा गया कि आप फौरी तौर पर साथनकुलम पुलिस स्टेशन जाइए और वहां चूंकि सबूत इसके मिटाने की कोशिश हो सकती है, तो आप इसके सबूत वहां जमा करिए और इंक्वायरी कीजिए कि असल में हुआ क्या था। तो मजिस्ट्रेट एक एक्सपर्ट के साथ और एक पुलिस ऑफिसर या किसी एक सिविल ऑफिसर के साथ इस थाने में गए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो हाईकोर्ट को बताया वो बड़ा दिलचस्प है, उसका जानना बहुत जरूरी है। जब मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे, मजिस्ट्रेट ने ये हाईकोर्ट में लिख कर दिया है जो मैं बता रहा हूँ। जब मजिस्ट्रेट उस थाने में पहुंचे तो जिन पुलिस वालों पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने टॉर्चर किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाई। अंदर जब ये पहुंचे तो वहाँ एसपी और डीएसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों बैठे थे। तो मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि दोनों ने इस तरह से जाहिर किया जैसे उन्हें मेरे आने का कोई पता ही न चला हो, यानी मजिस्ट्रेट के आने का। उसके बाद उन्होंने अपने मसल दिखाए
यानी पहलवानी के तौर पर अपने मसल दिखाने की कोशिश की और डराने की कोशिश की मजिस्ट्रेट को। फिर एक पुलिस वाले ने मजिस्ट्रेट से यह कहा कि यहाँ आपका कुछ चलेगा नहीं और लिहाजा आप बेहतर ही है कि आप यहाँ इंक्वायरी ना करें। उनको बहुत डराने की कोशिश की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस खातून महिला हेड कांस्टेबल से बात कर ली जिसने ये सब कुछ वाकया अपनी आंखों से देखा था, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और उससे वादा किया कि हम आपको प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। वो औरत बहुत घबराई हुई थी। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर से उसको प्रोटेक्शन मिल गया है। तो उसके बाद ये हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये बात मजिस्ट्रेट ने बताई कि मेरे साथ ये सलूक हुआ है, तो हाई कोर्ट ने फिर इसकी तहकीकात सीबीसीआईडी को दे दी है और अब सीबीसीआईडी ने 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर ये इल्जाम था। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मैंने तमिलनाडु में बहुत से लोगों से बात की है, चेन्नई में बात की है, कोयम्बटूर में बात की है। लोकल लोगों ने ये बताया है कि ये जो 4 पुलिस वाले हैं इनका ये मिजाज है। इनके अलावा पूरे तमिलनाडु में कहीं इस तरह के वाकयात सुनने को नहीं मिले। ये हमेशा इस तरह की जुल्म ज्यादती करते रहते हैं। अभी एक जो तमिलनाडु में एक वाकया हुआ था बहुत चंद ही महीनों पहले, तो वहां एक मिल बंद हुई थी और उसके मुलाजिमीन ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसके मुलाजिमीन पर जो जुल्म और बर्बरियत हुई थी, तो उसमें भी एक डीएसपी शामिल था जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट में शिकायत की है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके जहन में एक इनका बैकग्राउंड रहे। अब जब ये वाकया सामने आया पी जयराज और पेनिक्स का, तो इसी थाने के मुतालिक हाई कोर्ट में 12 लोग और आए हैं सामने जिन्होंने शिकायतें की हैं कि हम पर भी इन्होंने ज्यादती की है, और उनमें से कई लोग जो हैं कैंसर के शिकार हो गए, कई लोग डायलिसिस पे हैं इस वक्त, बहुत से लोग ऐसे जख्मी हैं कि जिनके जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यही थाना ऐसी हरकतें वहां क्यों करता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने अर्ज किया और आपने भी कहा कि तमिलनाडु में ऐसा आमतौर पर नहीं होता। वहां के लोग जो लोग बिहार से, यूपी से और जगहों से जाकर वहां आबाद हो गए हैं और वहां बिजनेस कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ फिरकों के हैं, वो भी वहां के लोगों की तारीफ करते हैं, वहां की पुलिस की भी तारीफ करते हैं। फिर ये क्यों हुआ, तो इसका आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, और इनके खिलाफ कार्रवाई होने में देर क्यों हुई ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बता देता हूं काजमी साहब कि वहां इलेक्शन होने हैं 2021 में तमिलनाडु में, और वहां के लोगों का एक मिजाज है कि 5 साल वो एक सरकार एक पार्टी को देते हैं, 5 साल एक पार्टी को देते हैं। तो फिलहाल जो वहां पार्टी है वो जयललिता वाली पार्टी है, AIADMK, और चूंकि जयललिता का इंतकाल हो गया है और जयललिता वहां की बड़ी मशहूर लीडर थी, तो इसलिए जो अब लीडर हैं वहां, उनकी कोई बहुत ज्यादा गिरफ्त नहीं है, इसीलिए उन पर सेंटर का कब्जा हो गया है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तवस्सुस से जो बीजेपी है, बीजेपी ने उन पर अपना तसल्लुत कर लिया है और जो बीजेपी चाहती है वहां उनसे फैसले करा रही है, चूंकि वो बहुत कमजोर किस्म के लीडर हैं। मगर जयललिता के वक्त में ये सरकार आई थी इसलिए चल रही है। 2021 में वहां इलेक्शन होने हैं, 2021 के शुरू में। तो अब जो सरकार है उसको ये लग रहा है कि अब वहां डीएमके की सरकार आ सकती है। तो कुछ वाकयात वहां ऐसे हुए हैं जो जिनको आप फिरका वाराना एंगल से कह सकते हैं कि वो उनमें फिरका परस्ती का कोई ना कोई उनसुर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 16 मार्च 2020 को, ये तारीखें याद रखने की हैं चूंकि मेरे पास मटेरियल है और मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। 16 मार्च 2020 को तमिलनाडु में जो बीजेपी के चीफ हैं अभी बनाए गए हैं मुरुगन, उन्होंने 16 मार्च 2020 को एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब हम बहुत जल्द तमिलनाडु असेंबली में बीजेपी के MLA भेजेंगे। तो इलेक्शन तो 2021 में होना है, जाहिर है उसी की तरफ उनका इशारा होगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु असेंबली में बीजेपी का अभी तक एक भी मेंबर असेंबली नहीं है, लेकिन अब बीजेपी की ख्वाहिश है कि वो वहां इलेक्शन लड़के सरकार बनाए और उसकी कोशिश भी यही है। ये बयान क्यों आया था, मैं आपको इस बयान का बैकग्राउंड बता देता हूँ। कोयम्बटूर एक ऐसी जगह है कि जो बहुत मशहूर है, आपको याद होगा कोयम्बटूर में राजीव गांधी का कत्ल भी हुआ था, राजीव गांधी के ऊपर जो बम से हमला हुआ था। खैर वो एक लंबी कहानी है। कोयम्बटूर में ही 1980 में एक तंजीम बनाई गई थी हिंदू मुनानी, जब वहां जयललिता थी उनकी मौजूदगी में एक तंजीम बनी थी हिंदू मुनानी, और इसमें RSS के लोग थे
और उन्होंने वहां हमले करने शुरू कर दिए थे खास फिरके के ऊपर। तो खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये बताना जरूरी है कि हिंदू मुनानी मीनाक्षीपुरम का जो कन्वर्जन का मामला हुआ था, यानी जो 1100 दलित मुसलमान हो गए थे, उसके बाद ये तंजीम बनी थी और इसने वहां एक खास अहद किया था कि हमें एक खास काम करना है। अब मैं जो लेटेस्ट वाकया वो बता देता हूँ। गुज़श्ता 5 मार्च को कोयम्बटूर की 2 मस्जिदों पर, 2 बड़ी मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके गए और पत्थरबाजी की गई सुबह के वक्त में। कौन था ये, किसने किया, अभी तक नहीं पता चला। वहां के मुसलमान आमतौर पर प्रोटेस्ट नहीं करते, सड़कों पर नहीं आते, बल्कि मेमोरेंडम देते हैं और पीसफुल तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुस्लिम तंजीमों ने दबाव डाला कि जिन्होंने हमला किया है मुस्लिम मस्जिदों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब पुलिस शायद कोई कार्रवाई करती, लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि 12 मार्च को, यानी 5 मार्च को हमला हुआ, 12 मार्च को हिंदू मुनानी, बीजेपी और आरएसएस तीनों ने मिलकर एक मार्च निकाला। यानी हमला हुआ मस्जिदों पर और मार्च निकाला हिंदू मुनानी, आरएसएस और बीजेपी ने। चूंकि पुलिस कार्रवाई का खौफ था, अब पुलिस से सवाल किया मीडिया ने कि आपने आरएसएस, हिंदू मुनानी और बीजेपी को ये मार्च निकालने की इजाजत क्यों दी। तो अब सरकार जो है वो कटघरे में थी। असल में वाकया ये है कि वहाँ एक ताजिर हैं बिहार के, मोहम्मद अली, उनका कहना यह है कि यहाँ सरकार नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई है, बल्कि जो बीजेपी चाहती है वही हो रहा है। तो सरकार इस वक्त वहाँ बड़ी कमजोर है, तो वो दबाव में आकर गिरफ्तार नहीं कर सकी जो हमलावर थे। हमलावर कौन थे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये 12 मार्च को जो हिंदू मुनानी, बीजेपी और आरएसएस ने मार्च निकाला, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि चोर है, और उन्होंने मार्च निकाल के उल्टा एक प्रोटेस्ट किया, जबकि अभी पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। आइए मैं अब आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, थोड़ा जरा समझना आसान हो जाएगा। इस वक्त तमिलनाडु की असेंबली की पोजीशन समझनी जरूरी है। वहां एआईएडीएमके 124 एमएलए हैं, जिसकी अब सरकार है, और डीएमके जो करुणानिधि की पार्टी है, जो जिनका इंतकाल हो गया है, उसके 97 मेंबर असेंबली है। कांग्रेस के 7 हैं, मुस्लिम लीग का 1, आजाद 1 और जो नॉमिनेटेड है वो 1 है। इसी तरह से ये समझना जरूरी है कि वहां की आबादी, पॉपुलेशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेकअप क्या है। वहां हिंदू आबादी 87.58% है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वहां के हिंदू निस्बतन बहुत सेकुलर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। ईसाई और मुसलमान दोनों मिलकर उनकी तारीफ करते हैं। इसी तरह मुस्लिम आबादी वहां 5.86 है, लेकिन कोयम्बटूर में ये आबादी कुछ ज्यादा है। ऐसे ही ईसाइयों की जो आबादी है पूरे तमिलनाडु में वो 6.12 है। अब आइए थूथुकुडी में हम अंदाज देख लेते हैं कि थूथुकुडी में जो ईसाई आबादी है वो है 16.70। तो ये जो ऑटो ड्राइवर के साथ जो कुछ हुआ वो दरअसल उसको बताया जाता है कि वो ईसाई कम्युनिटी के हैं। तो ये एक खास जहनियत वहां काम कर रही है। हालांकि रविश कुमार ने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि जो पुलिस थूथुकुडी की है, ऐसी पुलिस पूरे भारत में इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूँ, पूरी पुलिस को बदनाम करना ठीक नहीं है, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक खास जहनियत है जो पुलिस के अंदर भी घुस गई है, उसको दुरुस्त करना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो साथम कुलन पुलिस स्टेशन है, इसके जो मुलजिम पुलिस अफसर थे, इनके खिलाफ कार्रवाई में सरकार ने देर की, और इनके खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक नहीं हुई जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं कर दिया। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। पॉलिटिकल एंगल इसका यही है कि वहां हिंदू मुनानी, आरएसएस और बीजेपी सरगर्म हो गई है। वहां की सरकार बहुत कमजोर है, सेंटर के वो इस वक्त कंट्रोल में है, और एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, स्वर्गीय जयललिता की, उसको खतरा ये हो गया है कि अब जो इलेक्शन होंगे वो वहां की रिवायत के मुताबिक, जो ट्रेडिशन है वहां की, जो वहां के लोग 5 साल एक पार्टी को देते हैं, 5 साल एक पार्टी को, तो ऐसा लगता है कि अब वहां डीएमके पार्टी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं और वो सरकार बना सकती है। इसलिए वहां ये छोटे छोटे वाकयात हो रहे हैं और मीडिया में ये वाकयात नहीं आ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया,
कोयम्बटूर में 2 मस्जिदों पर हमले की बात, ये कहीं नहीं आया, लेकिन वहीं लोकल मीडिया में आकर बात खत्म हो गई। किसी नेशनल मीडिया ने इस पर बहस नहीं की। अच्छा साजिद साहब, जहां तक पुलिस के ओवरऑल एक तरह से एटीट्यूड की बात है, वो मैं अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में दीपक बुंदेले से बात कर रहा था, जिस पर मुसलमान समझ करके हमला किया गया था। पुलिस ने खुद आकर के कह दिया, जो चीज रिकॉर्डिंग भी हो गई, एक बार हमारे आपके बीच में भी उस मौजू पर बात हुई थी। अभी वहां की पुलिस ने, जब वो हाईकोर्ट चले गए पुलिस के खिलाफ, तो पुलिस ने उन पर एक और मुकदमा, झूठा मुकदमा लगा दिया और उनको एक तरह से आरोपी बना दिया। तो ये ऐसे, और साथ साथ वो कहते हैं कि उस 23 मार्च वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। वो यानी वो सरकार कुछ भी करे, पुलिस कुछ भी करे, आगे आने वाला इंसाफ की उम्मीद बहुत कम होती जा रही है जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं। तो इसमें जो तमिलनाडु वाला वाकया है, ऐसा कुछ ना हो और देश में हालात कुछ बेहतर हो, उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? जनता कितनी जागरूक हो? कैसे कुछ आगे बात बढ़े? क्या ये एक लार्जर गेम का हिस्सा है, जैसा कि आपने कुछ बताया भी, तो इस सब से कैसे बचा जाए? क्योंकि साउथ में आम तौर पर कम्युनल फोर्सेस उतनी मजबूत नहीं है जितनी नॉर्थ में है। वहां आज भी मैंने हैदराबाद से एक बार बात की थी, वहां जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात, जिस तरह से ये गोदी मीडिया के जरिए फैलाई गई नफरत का असर वहां नॉर्थ के मुकाबले बहुत कम है। तो आप क्या कहते हैं कि अब आगे क्या सूरत हाल हो सकती है? किस तरह से लोगों को इससे बचने की जरूरत है या इसे काउंटर करने की जरूरत? देखिए, आपने 2-3 बातें कही, मैं सबका जवाब देता हूँ। दीपक बुंदेले के मामले में आपने सही कहा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर कर दी गई है, जबकि वो हाई कोर्ट चले गए थे और उनकी सुनवाई थी। सुनवाई से 1 दिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर की और उन पर इल्जाम ये लगाया कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। अब दीपक बुंदेले कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो सीसीटीवी फुटेज में दोनों चीजें आ जाएंगी, मास्क लगा रखा था या नहीं, और पुलिस ने उनकी मारपिटाई की या नहीं। लेकिन वहां की पुलिस सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर रही है, कह रही है कि वो ज़ाय हो गए हैं। एक दूसरी चीज ये है कि वहां जो जितने भी लोग मुलव्विस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। सिर्फ एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिन पुलिस वालों ने उनको ऑन रिकॉर्ड, यानी पुलिस वालों को नहीं मालूम था लेकिन उनकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी, ये बताया कि हमने आपको मुसलमान समझ के मारा पीटा। और आमतौर पर पुलिस जो है वो राइट्स में, हिंदू मुस्लिम राइट्स में मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। उन अफसरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने 2-3 सवाल किए हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि तमिलनाडु में ये कार्रवाई क्यों मुमकिन हो पाई। वहां इसलिए मुमकिन हो पाई कि वहां के जो अवाम है, वहां की जो पब्लिक है, वो बहुत जागरूक है। आपने देखा कि 2 लोग मरे हॉस्पिटल जाकर पुलिस की ब्रुटैलिटी के बाद, और वहां के लोगों ने ये नहीं देखा कि मरने वाला कौन था, ईसाई था या मुसलमान था या हिंदू था। उन्होंने फौरन प्रोटेस्ट किए, पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट हुए, जबकि वहां 87% तो आबादी जो है हिंदुओं की है। तो हिंदू भाई जो, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के नतीजे में हाई कोर्ट को सो मोटू कॉग्निजेंस लेना पड़ा। मैं यहाँ आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। आपने जो मुझसे सवाल किया कि आखिर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, एक तो आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से साउथ में लोग छोटे से वाकये के बाद सड़कों पर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और उससे मजबूर होकर हाई कोर्ट्स जो है वो सो मोटू कॉग्निजेंस लेती है, इसी तरह दूसरे स्टेट में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है, यहाँ पुलिस प्रोटेस्ट करने नहीं देती, और जो दिल्ली में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, उन लोगों को भी इस दिल्ली के राइट्स में फंसा दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। तो एक बड़ा फर्क है, यहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, लोग डरते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु या इसी तरह की 1-2 और स्टेट है, वहां की जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ तक कि गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट्स इस वक्त बहुत ही जागरूक हैं और
अपने तौर पर भी कुछ मामला का संज्ञान लेती है और फिर अच्छे फैसले सादिर करती हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात उनके को है कि पिछले 5-6 महीनों के दौरान जिन बहरानों से और जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजरा है, पहले सीए और उसके बाद ये कोरोना और ये फसाद और फिर लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जरिए ज्यादतियां, ये तमाम जो बहरान है, इन बहरानों में जिस तरह से हमारा मुल्क मुलव्विस हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया है। चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान ज्यादती का मामला हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान चैनलों की जो है दहशतगर्दी का मामला हो, चैनलों ने जिस तरह प्रोपेगेंडा करके एक खास फिरके के खिलाफ माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया। लेकिन जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं वो अभी भी इंसाफ से काम ले रही हैं। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गुजरात जो चेन्नई हाई कोर्ट है, चेन्नई हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त इसका संज्ञान लिया और 4-5 दिनों के अंदर अंदर 2-3 मरतबा सुनवाई करके सीबीसीआईडी को आर्जी तौर पे इसकी जांच दी गई है। असल तो सीबीआई को जांच दे दी गई है, वहां सीबीआई इसकी जांच करेगी और सीबीसीआईडी ने भी, जो तमिलनाडु की सीबीसीआईडी है, उसने बड़ी त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं, बहुत से सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो करना यही होगा, अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि पूरे मुल्क में लोग अपना जो उनका कानूनी राइट है, जैसे मैं आपके चैनल पे देख रहा था, महमूद पराचा के कई एपिसोड आपने बनाए हैं, उन्होंने लोगों को बताया है कि उनके कानूनी और आईनी राइट्स क्या हैं। तो जो राइट्स हैं पब्लिक के, उनके बारे में उनको जागरूक होना पड़ेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है, एफआईआर आपका राइट है, हाई कोर्ट तक जाना आपका राइट है। ये सारे कानूनी रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, वरना पुलिस की ज्यादती नहीं रुकेगी। मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं, हम इस पर एक प्रोग्राम भी बना चुके हैं कि पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया और एक रिट पिटिशन भी फाइल की गई। तो हाई कोर्ट ने यह पूछा पुलिस से कि क्या लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी सिर्फ मुसलमानों ने की है? आपकी कार्रवाई से तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही जो है लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते रहे। तो यही कुछ तमिलनाडु में भी हुआ है। तमिलनाडु में और भी शिकायतें हैं और खासतौर पर इस थाने की ज्यादा शिकायतें हैं। तो लॉकडाउन के दौरान जो कार्रवाई हुई है वो ये देखकर नहीं की गई कि इसने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये देखकर की गई है कि ये किस सेक्शन से, समाज के किस सेक्शन से ताल्लुक रखता है, किस फिरके से ताल्लुक रखता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है और इस रुझान के खिलाफ पूरे मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने एक बहुत ही अहम बात बताई कि तमिलनाडु में बीजेपी, आरएसएस और हिंदू मुनानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव हो रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी हद तक उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, जिसकी वजह से शायद वहां की सरकार उतनी एक्टिव और अपने उस कैरेक्टर के साथ बाकी नहीं रही है जिस तरह से जो उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ वहां चेन्नई हाई कोर्ट ने बहुत ही तेजी से जल्दी सही वक्त पर कदम उठाया और कार्रवाई की और जांच के लिए एक के बाद एक 2-3 सुनवाई की। ये बहरहाल पूरे मुल्क के लिए, दूसरी हाई कोर्ट्स के लिए भी एक तरह से मिसाल है, इसे मिसाल समझा जा सकता है। जो हमारे जज साहिबान है उसको इस तरह से मैं समझता हूँ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हालात को संभालने के लिए इसी तरह से एक्टिव होने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि बेदारी आनी जरूरी है लोगों के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करना, कानून के अंदर रहते हुए एफआईआर कराना और अदालतों में चाराजोई करना, हाई कोर्ट तक जाना, ये सभी शहरियों का हक है। इस हक को मैं समझता हूं अगर समझ लें लोग और अपने कानून के तहत दिए हुए इख्तियारात और हुकूक जो है अगर उसका इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि जो ये जुल्म करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस की ड्रेस में हो या दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो, उन्हें किसी तरह से कंटेन किया जा सकता है। दिल्ली फसादात में 16 आरएसएस के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कानूनी सही चाराजोई करने के नतीजे में। ये बिल्कुल नामुमकिन नजर आता था अब तक, वो अब मुमकिन हुआ है। और जैसा कि आपने महमूद पराचा साहब का जिक्र किया,
उन्होंने इसमें मेहनत की है और अब भी और कई जो बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, उन पर भी कानून का शिकंजा हो सकता है कि उसमें कोई कामयाबी मिल जाए। तो पूरे मुल्क के अवाम को, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, हर उस शहरी का मामला है जो अपने आप को मजलूम महसूस करे, उस मजलूम को कानून को समझ करके अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की जरूरत है। आखिर में मैं दर्शकों से फिर बताऊंगा कि वदूद साजिद साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है, VNI व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल, उसका लिंक हम आपको यहाँ कमेंट्स में दे रहे हैं, पिन करके आप उनके और वीडियो उस पर जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।